Hello student, welcome to F1 Life classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 11 of history, which is political development. For class 6, take out and open your SST book at page number 67. Chapter number 11, political development, AD 300 to AD 700. इसका मतलब है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का राजनीतिक विकास 300 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक। इस चैप्टर में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार आपने ये एडी जो लिखा होता है ये देखा होगा, और कई बार कई जगह पर बीसी भी लिखा हुआ आता है। तो इसका क्या मतलब होता है? एडी का मतलब, चलिए पहले मैं आपको एडी का मतलब बताती हूँ क्या होता है। हमारे पूरे इतिहास के समय को हिसाब से ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद में डिवाइड किया गया है। तो जो ईसा के जन्म से पहले का समय है उसे बीसी कहते हैं, जो आपने बुक में पढ़ा होगा पहले भी बीसी, और जो उनके जन्म के बाद का समय है उसको एडी कहते हैं। एडी की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है एडी की फुल फॉर्म? इसको कहते हैं एनो डोमिनी, यानी इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख या समय। अब देखिए यहाँ पर एडी जो है वो जो ये 300 और 700 दिया हुआ है, यानी जो साल लिखा हुआ है हमारा उससे पहले लगाया गया है, यानी एडी को साल के पहले लगाते हैं और बीसी को साल के बाद लगाते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। देखिए गुप्त एम्पायर जो है, गुप्त साम्राज्य जो है, उसको इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस पीरियड में ग्लोरियस अचीवमेंट हुए थे। किस फील्ड में? जैसे आर्ट है, कल्चर है, और इसकी जो इकोनॉमी थी यानी इसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी समृद्ध और खुशहाल थी। और इस पीरियड में, मतलब इस पीरियड के अंदर जो है गुप्त एम्पायर ने बहुत ज़्यादा मतलब उन्नति की, तरक्की की, वो काफ़ी फला फूला। तो इसीलिए इस पीरियड को हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मगध, जो कुषाण के दौरान अपना इम्पोर्टेंस यानी अपना महत्व खो चुका था, वो दोबारा चंद्रगुप्त प्रथम के काल में फिर से उभरा। और चंद्रगुप्त ने कहाँ से शासन किया? चंद्रगुप्त ने शासन किया पाटलिपुत्र से। और इनका विवाह, किसका विवाह? चंद्रगुप्त का जो विवाह था, यानी उनकी शादी किसके साथ हुई थी? यहाँ पर बताया गया है कि लिच्छवी जो एक राजकुमारी थी जिनका नाम कुमार देवी था, उनके साथ इनकी मैरिज हुई थी, शादी हुई थी। और इनके साथ इनकी शादी होने से, यानी राजकुमारी के साथ इनकी शादी होने से चंद्रगुप्त की फिर क्या हुआ कि इनकी जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज थी, यानी इनकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी, गौरव था गुप्तों का, वो काफी बढ़ गया था। और चंद्रगुप्त ने अपना जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ पर देखिए फैलाया, अपना जो प्रभाव था, मतलब कहाँ कहाँ पर उन्होंने उसका विस्तार किया, ये बताया गया है। प्रयाग इलाहाबाद में और साकेत अयोध्या यूपी में उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। और उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि महाराजा धीराज की जो उच्च उपाधि थी वो धारण कर ली थी, यानी उसको अपना लिया था। अब समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये कौन थे? समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो मतलब उनको उनके बेटे समुद्रगुप्त ने उत्तराधिकारी बनाया था। और अक्सर उनको जो है गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक इनको माना जाता है, कहा जाता है। समुद्रगुप्त की देखिए यहाँ पर कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं कि वो कैसे थे, उनकी तारीफ भी की गई है। देखिए समुद्रगुप्त जो थे वो एक बताया है योद्धा थे, विद्वान थे, संगीतकार थे, पोइट कवि थे, और इन सबसे बढ़कर यानी ये सब खूबियां तो उनके अंदर थी ही थी। और इसके अलावा वो एक अच्छे शासक भी थे। हालांकि ये बता रहे हैं कि वो एक हिंदू थे, लेकिन बुद्ध और जैन धर्मों के प्रति वो सहिष्णु थे, उनका आदर करते थे। समुद्रगुप्त के शासन काल की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? मुख्य तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि वो इनके बारे में जानकारी हमें कॉइन्स, सिक्कों से और इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेखों से मिलती है। और इलाहाबाद जो पिलर है उस पर जो एक प्रशस्ति लिखी हुई है, खुदी हुई है, वो समुद्रगुप्त की मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में बताती है। उसको पढ़कर समुद्रगुप्त की जो इनकी सैन्य उपलब्धियां थी उसके बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है।
प्रशस्ति क्या होता है? ये एक साहित्यिक वर्क होता है जो शासक की प्रशंसा में यानी उसकी तारीफ में लिखा जाता है। यानी एक तरीके से ये राजा की ओर से आज्ञा पत्र होते थे जो शिलालेखों, पत्थरों की चट्टानों या ताम्रपत्र आदि पर खोदे जाते थे, लिखे जाते थे, जिसमें राजाओं के काम की और उनके शासनकाल की प्रशंसा की जाती थी। और ये जो था प्रशस्ति, ये किस में कंपोज की गई थी? ये संस्कृत में इसकी रचना हुई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। और इसको किसने कंपोज किया था? इसको जो दरबारी कवि हरिसेन थे, उन्होंने इसकी रचना संस्कृत में की थी। समुद्रगुप्त मिलिट्री अचीवमेंट, समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियां। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसमें ऐसे रूलर्स की यानी ऐसे शासकों की एक लंबी सूची है जो समुद्रगुप्त के खिलाफ लड़े थे और हार गए थे। समुद्रगुप्त ने दिल्ली और उसके आसपास के जैसे पार्ट से कौन कौन से थे वो बताया गया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी का और पार्ट्स ऑफ बंगाल, इनको क्या करा था? इन पार्ट्स को हथिया लिया था। और उसने अक्लमंदी से उन क्षेत्रों को नहीं हथियाने का फैसला किया जिनसे डायरेक्ट मतलब मगध से जिन शासकों पर प्रदेशों पर रूल करना, शासन करना मुश्किल था। इसके बजाय उसने डायरेक्ट इन प्रदेशों पर अपना कंट्रोल स्थापित किया और जिसमें बताया गया है कि दक्कन के 12 किंग, जिसमें कि पल्लव, कांचीपुरम के पल्लव भी शामिल थे, वो उसको श्रद्धांजलि, किसको? समुद्रगुप्त को श्रद्धांजलि मतलब अदा करते थे, यानी समुद्रगुप्त उनसे श्रद्धांजलि लेता था। और समुद्रगुप्त ने जो ये फॉरेस्ट ट्राइब्स होती हैं, वन जनजातियां होती हैं, उनको भी अपनी जो सर्वोच्चता थी उसको भी स्वीकार करने पर, मानने पर मजबूर कर दिया। कौन सी? सेंट्रल इंडिया की जो फॉरेस्ट ट्राइब्स थी उनको भी अपनी सुपरमेसी यानी अपनी सर्वोच्चता मानने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आसाम के जो राजा थे और नेपाल है, ईस्टर्न बंगाल है और पंजाब वगैरह के, इन राजाओं ने भी उसकी जो अथॉरिटी थी, उसके जो अधिकार थे, उनको भी स्वीकार किया, माना, जैसे कि उनसे पहले कुषाण और शक शासकों ने किया था। यानी उन्होंने भी इसकी सर्वोच्चता और उसके अधिकारों को मान लिया था। तो ऐसा ही इन राजाओं ने भी किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये कौन थे? चलिए अब इनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त, ये बताया गया है सेकंड, ये समुद्रगुप्त के बेटे थे और इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बताया गया है कि इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। और ये अभिलेख कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं? देखिए, उदयगिरी में, मथुरा में, सांची में, और एक आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है, वहां पर ये खुदे हुए हैं, लिखे हुए हैं, दिल्ली में। और ये बताया गया कि उसके टाइम्स के यानी उसके समय के बहुत सारे जो सिक्के वगैरह हैं वो भी पाए गए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अचीवमेंट, अब हम इनके अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त ने गुजरात के शाकों को, सौराष्ट्र को और मालवा को हराया था और उनका जो प्रदेश थे उनको हथिया लिया था। और उन्होंने जो बिजी ट्रेडिंग पोर्ट्स बताया गया है यहाँ पर, यानी बिजी व्यापार बंदरगाह ब्रोच और कैम्बे का, उसके ऊपर जीतकर अपना जो कंट्रोल है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त ने इस ट्रेडिंग टाउन को अपनी यानी उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल यानी दूसरी राजधानी बनाया था। और इससे आगे क्या हुआ? फिर इससे व्यापार पर उनका नियंत्रण और ज्यादा मजबूत हो गया था। चंद्रगुप्त ने शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया और ऐसा कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान, कवि और आर्टिस्ट वगैरह थे, उन्होंने उनको संरक्षण दिया था, जिनको क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता है काली कविदास के बारे में, ये कालिदास कौन थे? कवि थे, पोइट थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भी इन्हीं नवरत्नों में से, जो उनके दरबार में पाए जाते थे, उन्हीं में से एक थे। फायान राइटिंग से भी हमें इनके बारे में पता चलता है। फायान देखिए कौन थे? यहाँ पर बताया गया है कि ये चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री थे
और विद्वान ये बताए हैं फासेन। ये इंडिया आए थे चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान। ये दो चीनी अभी हम पढ़ेंगे एक सेकंड, और ये दो ही चीनी तीर्थयात्री थे जो चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे। फायान ने गुप्त को किस तरीके से उसके बारे में देखिए बताया है, यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, बताया है कि चंद्रगुप्त कैसे थे। वो एक अक्लमंद और न्यायप्रिय और एक अच्छे मतलब दयालु शासक थे, परोपकारी थे, दयालु थे, इसके रूप में उन्होंने वर्णित किया है। फायान के अकॉर्डिंग जो गुप्त कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसमें बताया गया है कि जो पैलेसेस थे वहां पर महल थे वो बहुत ज्यादा आलीशान थे और उसमें इमारतें भी बनी हुई थी। रोड्स जो है वो वेल मेंटेन थे, अच्छी तरीके से उनका रखरखाव किया गया था और वेल मेंटेन थे और सेफ भी थे, और यात्रियों के लिए भी थे, चोरी डकैती वगैरह का डर नहीं रहता था, और यात्रियों के लिए उसमें मतलब जो भी कंफर्टेबल चीजें उनको चाहिए थी वो सब वगैरह भी थी उनके पास। और लॉज जो थे, कानून जो थे उस टाइम के बहुत सिंपल थे, बहुत सीधे साधे थे, और पनिशमेंट भी यानी जो सजा मिलती थी वो भी बहुत ज्यादा कठोर या कठिन नहीं थी। और लोग जो थे उस समय के वो कानूनों को मानने वाले थे और ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। हालांकि फायान ने मतलब उसने दुख जताया है, एक तरीके से शोक जताया है कि जो बुद्धिस्ट प्लेस थे वर्शिप के, जैसे कि बोध गया है, काशी नगर है, कुशीनगर है और कपिल वस्तु है, वहां पर इन वर्शिप की मतलब उपेक्षा की गई थी, तो उस पर इसने खेद जताया है, दुख व्यक्त किया है। इंडिया आफ्टर द गुप्त, गुप्त के बाद में इंडिया। ये बताया गया है कि गुप्त एम्पायर यानी गुप्त साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद यानी पतन के बाद, उसके नष्ट होने के बाद इंडिया जो थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे जो राज्य थे उसके टुकड़ों में टूट गई थी। और 3 ऐसे राज्य बताए गए हैं जिनको बाद में इम्पोर्टेंस मिला, ज्यादा इम्पोर्टेंस किन राज्यों को मिला, वो राज्य थे यहाँ पर बताए गए हैं, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, चालुक्य ऑफ वातापी और पल्लव ऑफ कांचीपुरम। अब हम यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन थानेसर का शासक बना, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, अब मॉडर्न हरियाणा में, और वो अपने भाई राज्यवर्धन का उत्तराधिकारी बना, जो अपनी जो सिस्टर के जो हस्बैंड थे उनके मर्डर का बदला लेना चाहता था, जो कन्नौज का शासक था, लेकिन वो खुद मारा गया था। हर्ष ने थानेसर के जो राज्य थे उनको एकजुट किया और कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज जो था वो फॉरेन इन्वेशन से यानी विदेशी आक्रमणों से बिल्कुल सेफ था, सुरक्षित था, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी इसके बॉर्डर के पास नहीं था, इसलिए ये सेफ था। और वहां से गंगा के मैदान की भी बेहतर निगरानी की जा सकती थी, यानी गंगा के मैदान की भी वहां से नजर उस पर रखी जा सकती थी। और चाइनीज जो पिलग्रिम थे, ये चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हुआन सेंग, ये हर्ष के दरबार में गेस्ट थे यानी मेहमान थे, वो वहां पर उसके कोर्ट में रुके थे और उन्होंने हर्ष के बारे में डिटेल में लिखा है, उसके प्रशासन के बारे में और उसकी जो कोर्ट लाइफ थी यानी दरबार की लाइफ थी उसके बारे में भी हुआन सेंग ने लिखा है। और इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है हर्ष के रीजन के रीन के बारे में यानी हर्ष के शासनकाल के बारे में, ये कहाँ पर अवेलेबल है, इसके साथ साथ यानी हुआन सेंग ने तो इसके बारे में लिखा ही है, इसके अलावा हर्ष बायोग्राफी जो है, जो हर्ष चरित्र जिसको कहते हैं, इसको लिखी थी बाण भट्ट ने। इससे भी हमें इसके हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पता चलता है। एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरीज, हर्ष का जो एम्पायर था वो हिमालय नॉर्थ में लेकर हिमालय में, नर्मदा रिवर तक साउथ में और पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक ईस्ट में फैला हुआ था। हर्ष ने जीते हुए प्रदेशों और उनके शासकों को जब तक बहाल किया यानी दोबारा से, मतलब वो कमजोर हो गए थे, टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए थे, तो उन्होंने उसको फिर से पहले जैसा किया, बहाल किया। और जब तक उन्होंने उसको बहाल किया जब तक कि उन लोगों ने उसे रेगुलर ट्रिब्यूट्स यानी रेगुलर श्रद्धांजलि नहीं दी।
हर्ष को अपने एक प्रतिद्वंदी दक्कन में, जो कि दक्कन में थे, उनके एक प्रतिद्वंदी, उनको भी फेस करना पड़ा, उनका मुकाबला करना पड़ा, लेकिन वो हार गए थे। जो उसका प्रतिद्वंदी था वो नर्मदा नदी के किनारे पर हार गए थे, किसके द्वारा? चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड ने उनको हरा दिया था। द चालुक्य एंड पल्लव्स, यहाँ पर अब हम चालुक्य और पल्लव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वह समय था जब हर्ष जो था वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था, शासन कर रहा था। चालुक्य जो था वो एक सबसे पावरफुल वंश के रूप में मतलब उभरा, और जो शासन करता था कहाँ पर? बिटवीन, ये बताया, विंध्यास और रिवर कृष्णा नदी पर। और उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? वातापी थी, नॉर्दर्न मैसूर में। पुलकेशिन सेकंड, सबसे ज्यादा जो नौ प्रसिद्ध चालुक्य थे रूलर था वो पुलकेशिन सेकंड था। और एक प्रशस्ति जो कि जैन टेम्पल, ये बताया गया है एहोल में, उसमें एक प्रशस्ति लिखी हुई है, उसके बारे में, उसकी विजयों के बारे में उसमें लिखा हुआ है, बताया गया है। और ये इस प्रशस्ति की रचना किस, एक दरबारी कवि रविकीर्ति थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। और इसमें पुलकेशिन के जो विक्ट्री थी हर्षवर्धन के ऊपर, यानी उसकी जीत के बारे में पुलकेशिन की इसमें जिक्र किया गया है। और इसके साथ साथ पुलकेशिन की जो लार्ज नेवी थी, बड़ी नेवी थी, उसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। पुलकेशिन का यहाँ पर बताया गया है, उसका जो साम्राज्य था वो कहाँ पर फैला हुआ था, ये बताया गया है वेस्ट में अरबियन सी से लेकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। और ये बताया गया है नॉर्थ में नर्मदा से लेकर, और साउथ में ये नदी है, रिवर है पालर, यहाँ तक फैला हुआ था। और हुआन सेंग जो है वो पुलकेशिन के कोर्ट में आए थे, यानी गेस्ट थे, आए थे उसके शासनकाल में। और वो चालुक्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी चालुक्य का जो प्रशासन था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। कौन हुआ था? हुआन सेंग। राइवलरी इन बिटवीन द चालुक्यस एंड पल्लव्स, चालुक्य और पल्लवों के बीच में प्रतिद्वंदिता, यानी उनके बीच में आपस में टकराव होता रहता था, वाद विवाद होते रहते थे। चालुक्य द्वारा शासन किए जाने वाले क्षेत्रों पर, यानी जिन क्षेत्रों पर, जिन प्रदेशों पर चालुक्य शासन करते थे वो बहुत उपजाऊ थे। और दोनों साइड, कहाँ पर? वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, यानी इन तटों पर दोनों साइड पर बंदरगाह थे। और इससे क्या होता था, इसने, यानी ये बंदरगाह होने से इसने जो है पर्शिया, अरबिया, रेड सी फोर्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया, इससे इसको बढ़ावा मिला। और पल्लव जो रूल करते थे मॉडर्न तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स पर और आंध्र प्रदेश पर, कहाँ से? उनकी जो कैपिटल थी कांचीपुरम में, वहां से वो इन पर क्या करते थे? शासन करते थे। तो वो फाउट करते थे, यानी लड़ते रहते थे इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जिसका मतलब नतीजा क्या होता था, जिसका परिणाम ये होता था कि उनके बीच में बार बार टकराव होते थे और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को मार दिया था और वातापी पर कब्जा कर लिया था। फिर पुलकेशिन के जो वंशज थे उन्होंने वातापी को आजाद कराया, पल्लवों को हराया और चालुक्यों की प्रतिष्ठा जो थी, उनके गौरव को, मान सम्मान को बहाल किया, फिर से पहले जैसा किया, वापस दिलाया। वातापी के जो चालुक्य थे उनको एक दक्कन की दूसरी शक्ति, जिनको राष्ट्रकूट कहा जाता था, उन्होंने उनको हरा दिया, यानी उनको उतार फेंका। चोलों ने पल्लवों को उखाड़ फेंका, यानी उनको हरा दिया और उनकी सत्ता को उतार दिया, उतार फेंका। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, यहाँ पर अब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी केंद्रीय प्रशासन। इस टाइम के जो रूलर होते थे, शासक होते थे, उन्होंने उच्च उपाधियां धारण कर ली थी। और यहाँ पर बताया गया है कि राजसु और अश्वमेध यज्ञ करते थे, वो अपनी पावर को शो करने के लिए, यानी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने उच्च उपाधियां धारण कर ली थी और राजसु और अश्वमेध यज्ञ करते थे। और दक्कन के कुछ रूलर जो थे उन्होंने
टाइटल्स यानी उपाधियां जैसे कि धर्म महाराजा की अपना ली थी, ये दिखाने के लिए कि वो धर्म के अपहोल्डर्स थे यानी उसके रक्षक थे, और अपनी जो प्रजा का रिस्पेक्ट यानी सम्मान और उसकी आज्ञाकारिता पाने के लिए उस समय के जो राजा होते थे वो क्या करते थे ताकि प्रजा उनका सम्मान करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। तो इसके लिए वो अक्सर क्या करते थे कि जो मोन्यूमेंट्स और रॉक्स यानी स्मारक और चट्टानों पर कुछ जो प्रशस्तियाँ होती थी उनको खुदवा देते थे, और जो किंग होते थे यानी राजा होते थे उनकी सहायता कौन करता था, उनकी सहायता मंत्रिपरिषद करती थी, और मिनिस्टर्स जो थे वो सबसे ज्यादा यानी मंत्री थे वो सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारी थे, यानी मंत्रियों को सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता था, जो कभी कभी युद्ध के दौरान सेनाओं का नेतृत्व भी करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। और बाद के पीरियड में फिर आगे टाइम में क्या हुआ कि उनको कैश सैलरी के बदले यानी उनको कैश सैलरी नहीं दी जाती थी और उसके बदले उनको इसके बजाय उनको जमीनें दी जाती थी, और जो मिनिस्टर जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी तो इसलिए वो ज्यादा पावर चले गए, और उनमें से बहुत सारे जब जो थे कुछ राजा जो थे उनका शासन जो था वो कमजोर पड़ गया था, तो इस दौरान वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, और जो पोस्ट होती थी यानी महत्वपूर्ण पद जो होते थे वो पैतृक होते चले गए, वंशानुगत होते चले गए। वंशानुगत या पैतृक क्या होता है, जो बाप दादा के समय से चला है, यानी ऐसा पद जो पहले जैसे दादा को मिला हो, फिर बाप को मिला हो, फिर आगे उनके बेटे को मिला हो, और इसी तरीके से वंश परंपरा चली आती है। तो फिर एक इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पोस्ट, और इसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका नजर आता था, मर्चेंट्स का और बैंकर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव था। और स्टेट रेवेन्यू यानी राज्य के राजस्व का मुख्य जो जरिया था यानी मुख्य स्रोत क्या था, एग्रीकल्चर था। इसीलिए कृषि को क्या किया गया, सिंचाई को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, और ये इंक्रीज करने के लिए यानी टैक्स को बढ़ाने के लिए कुछ जो शासक थे उन्होंने खेती का जो विस्तार था वो बंजर जमीनों तक कर दिया। कैसे कर दिया, इन जमीनों को दान में देकर, जो बंजर जमीन थी वहां तक भी उन्होंने खेती का विस्तार कर दिया, यानी उनमें भी अब खेती की जाने लगी। और ज्यादातर जो शासक थे इस पीरियड के उन्होंने कुछ कदम उठाए थे प्रमोट करने के लिए, क्या अंतर्देशीय और समुद्री जो व्यापार था उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए थे। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है, जैसे कि पल्लव थे उन्होंने किया था, किसने यहाँ पर बताया गया है, उन्होंने क्या बनवाया था, उन्होंने डॉकयार्ड्स बनवाया था, यानी जहाज बनाने की जो जगह होती है उसको डॉकयार्ड कहते हैं, ये उन्होंने बनवाया था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन, एक जो राज्य था वो आमतौर पर डिवाइडेड था, किसमें डिवाइडेड था, प्रांतों में, गांवों में और जिलों में डिवाइडेड था, विभाजित था। और जो ग्रेडेड ग्रुप ऑफ ऑफिशियल होता था वो इससे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के काम को मतलब पूरा करता था, अंजाम देता था, उसको देखभाल करता था उसकी। अभी हमने पढ़ा कि राज्य के राजस्व का जो मुख्य जरिया होता था, मुख्य स्रोत होता था वो खेती होती थी। खेती क्यों होती थी, किस तरीके से होती थी, क्योंकि जो किसान होते थे वो अपनी खेती का यानी अपनी फसल का अपनी उपज का जो एक पार्ट होता था वो कर के रूप में राजा को देते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्थानीय प्रशासन, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गांव के बुजुर्गों की एक परिषद गांव का प्रशासन करती थी, और शहर का प्रशासन एक परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें नगर निगम के प्रमुख व्यापारियों और कारीगरों के प्रतिनिधि और मुख्य मुंशी यानी वे व्यक्ति जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपियां बनाता था, उनको क्या कहते थे, मुंशी कहते थे। ये सब लोग उसमें शामिल होते थे। और पल्लवों के अंडर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंट्रोल होता था, कैसे कंट्रोल होता था, किस तरीके से, उनको कौन कंट्रोल करता था, 3 असेंबलीज उनको कंट्रोल करती थी। और पहली यहाँ पर बताई गई है, पहली जो थी वो सभा थी,
ये क्या थी, ये ब्राह्मण की असेंबली होती थी, ब्राह्मणों की असेंबली होती थी जो गांव के अंदर पाई जाती थी, जहां पर सब जमीनों के मालिक जो होते थे वो कौन होते थे, ब्राह्मण होते थे। और एक विलेज असेंबली होती थी जो कि मतलब जिसमें सभी क्लास के यानी हर वर्ग के लोग शामिल होते थे और जिनके पास गांव के अंदर अपनी जमीनें होती थी। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, ऐसे लोगों को उर कहा जाता था। और जो असेंबली होती थी एक एरिया की, जो कि वहाँ के जिसमें कौन कौन लोग बसते थे, मुख्य तौर पर किसके द्वारा बसाई गई थी वो एरिया, उसमें ट्रेडर्स थे जिनको कि नगरम कहा जाता था। और ये सभी बताए गए हैं असेंबलीज जो होती थी ये किसके थ्रू फंक्शन करती थी, काम करती थी, कमिटीज के थ्रू काम करती थी। और इसके साथ साथ ये किस किस काम को देखती थी, किस कामों की देखभाल करती थी, इरिगेशन है, सिंचाई है, रोड्स है, जैसे सड़क वगैरह हैं, टेम्पल्स मंदिर हैं, एजुकेशन शिक्षा वगैरह है, इन सब की भी देखभाल ये असेंबलीज करती थी। आर्मी एंड नेवी, सेना और नौसेना, राज्य के राजस्व का जो एक हिस्सा होता था, एक पार्ट होता था, वो आर्मी को मेंटेन करने में खर्च हो जाता था। और आर्मी में मुख्य तौर पर कौन कौन शामिल होता था, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे। उसमें इन्फेंट्री कहते हैं पैदल सेना होती थी, कैवलरी घुड़सवार सेना होती थी, एंड एलिफेंट्स हाथी वगैरह होते थे। पल्लवों ने भी एक नेवी को मेंटेन किया हुआ था, जैसा कि कुछ चालुक्य यहाँ पर बताया गया, जैसे चालुक्यों ने किया। कौन चालुक्य, सच एज पुलकेशिन सेकंड, जैसे कि पुलकेशिन सेकंड ने भी इसी तरीके की नेवी को मेंटेन किया था। कभी कभी एक हारा हुआ जो शासक होता था उसको सामंत बना दिया जाता था, जो कि चीफ होता था, और इस शर्त पर जमीन को हेल करता था कि वो जब राजा को मतलब सिपाहियों की जरूरत होती थी तो वो उनको सप्लाई करेगा। और जब सेंट्रल रूल जो थे वो वीक हो गए, कमजोर हो गए, तो सामंत फिर क्या हुए, अक्सर सामंत जो थे फिर आगे चलकर वो इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब आजाद हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ ऑफ द पीपल। अब लोगों की जिंदगी उस टाइम में कैसी होती थी, उनके जीवन के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हमारी नॉलेज जो है वो वहाँ के दूसरे लोगों की जिंदगी के बारे में जो है वो मुख्य तौर पर हमें किस चीज से पता चलती है, कहाँ से मिलती है, लिटरेरी वर्क से, जैसे कि कालिदास के जो नाटक हैं, प्ले हैं, उनसे, और हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखा है उससे, और जो एक फॉरेन ट्रेवलर आया था, फॉरेन विदेशी आए थे, कौन, हुआन सेंग, उनके अकाउंट्स वगैरह से, उन्होंने भी उनके बारे में लिखा है उस टाइम के। तो इन सब चीज़ों से हमें उस टाइम के जो लोग होते थे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है। और उस काल का जो लिटरेचर था, साहित्य था, वो मुख्य तौर पर किससे डील करता था, कोर्ट लाइफ यानी दरबार की जो लाइफ होती थी उसके साथ डील करता था, और अपर क्लास की जो लाइफ होती थी उसके साथ भी डील करता था। और इसमें उस टाइम में जो सोशल वैल्यू होते थे, सामाजिक मूल्य होते थे, उन पर भी प्रकाश डाला है। ज़्यादातर संस्कृत के नाटक में जो है अपर क्लास की जो मेल्स होते थे वो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, जबकि वुमेन जो थी और जो आम लोग होते थे वो प्राकृत बोलते थे। और उस टाइम के लोगों का जो मुख्य धंधा था, मुख्य व्यवसाय था, वो क्या था, कृषि थी। और कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, कठोर था, बुरा था, और बहुत सारी जो सब कास्ट थी वो वजूद में आई थी। दोनों ही, कौन, हुआनसेंग और फाहियान, ये भारत में फैली हुई छुआछूत की अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत या अस्पृश्यता की जो प्रथा थी उससे हैरान थे। और जो अनटचेबल लोग होते थे, जिनको अछूत समझा जाता था, वो लोग क्या करते थे, उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और लोग उनको नीची नज़र से देखते थे, और उनको सभी अनक्लीन वर्क यानी सभी गंदे काम करने पड़ते थे, जैसे कि मतलब झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है, नाली वगैरह साफ करनी है, ये सब काम कौन करते थे, ये अछूत लोग करते थे। और इनको शहर के अंदर भी रहने की अनुमति नहीं थी, यानी वो शहर के अंदर भी नहीं रहते थे, वे शहर की सीमा से बाहर रहते थे। भक्ति एंड इम्पोर्टेंट रिलीजियस डेवलपमेंट, भक्ति एक महत्वपूर्ण धार्मिक विकास। 5th सेंचुरी एडी यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान या आसपास
हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का उदय हुआ और जो गॉड्स थे जैसे कि विष्णु और शिव, उनकी पूजा शुरू हुई, लोग उनकी पूजा करने लगे। और दूसरी कई बहुत सारी जो गॉडेस थी जैसे कि उनकी भी आगे अभी हम इनका नाम पढ़ेंगे, इनकी भी पूजा की जाने लगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं जैसे कि दुर्गा है, काली है, पार्वती है, इन सभी देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी। और ये सब कौन थी? दुर्गा, काली, पार्वती, ये लॉर्ड जो शिव थे, भगवान शिव की पत्नियां थी। और लक्ष्मी ये किसकी पत्नी थी? ये लॉर्ड शिव विष्णु की पत्नी थी, जिनको कि धन की देवी कहा जाता है, माना जाता था इनको, तो इनकी भी पूजा की जाती थी। और ये लॉर्ड विष्णु की पत्नी थी। जो विष्णु के जो वर्शिपर होते थे, पूजा करने वाले होते थे, उपासक होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको भागवत कहा जाता था। और हर किसी को बिना जाति, लिंग या धन की परवाह किए बिना मतलब वो विष्णु की पूजा कर सकते थे, उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति थी। और जो वर्शिप थी, पूजा थी, वो किस पर बेस्ड थी? भक्ति पर बेस्ड थी। और भक्ति में ऐसा माना जाता था कि एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है किसके बीच में? भगवान और भक्त के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है, और जिसको कि बिना किसी रस्मों रिवाज के और बिना किसी पुजारी के स्थापित किया जा सकता था। और ऐसा माना जाता था कि एक भक्त जो है वो भक्ति के थ्रू मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यानी भक्ति के थ्रू ही उसको मोक्ष प्राप्त होगा। और आइडल वर्शिप जो थी यानी मूर्ति पूजा, वो बहुत ज्यादा आम थी। भगवान विष्णु के बारे में ऐसा माना जाता था, ऐसा कि वो बार बार पृथ्वी पर अपेयर होते हैं, प्रकट होते हैं, किस लिए? बुरी जो शक्तियां होती हैं उनका नाश करने के लिए, और जो व्यवस्था होती थी उसको बहाल करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि वो अलग अलग फॉर्म में मतलब प्रकट होते थे। कैसे कैसे? कभी ह्यूमन की शक्ल में, कभी एनिमल की फॉर्म में। और मतलब इन फॉर्म्स को क्या कहा जाता था? इनको अवतार कहा जाता था। और जो भगवान विष्णु का जो अवतार थे कृष्णा, उनकी भी पूजा जो थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। कृष्णा जो थे उनकी भी पूजा की जाने लगी, और उनको किस तरीके से बताया गया है कि एक नटखट जो वो बालक थे, और एक लवर थे, और ग्रेट फिलोसोफर थे। और कृष्णा की जो फिलोसोफर इमेज थी यानी उनकी छवि जो थी वो महाभारत में देखी जा सकती थी, जहां पर वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपना जो उनके भक्त थे अर्जुन, उनको गाइड करते हुए नजर आते थे। और भक्ति को मतलब भक्ति का जो प्रभाव था उसका वो कहाँ कहाँ पर देखा गया? लिटरेचर में, म्यूजिक में, आर्ट्स में, यानी भक्ति को साहित्य, संगीत और कला में भी अभिव्यक्ति मिली। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका बुक वर्क देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको चार ऑप्शन दिए, उसमें से जो आपका आंसर सही है उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है, पोइट कालिदास इज सेड टू हैव एडोर्न्ड द कोर्ट ऑफ। पोइट कालिदास जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन में है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्ष। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, उन्हीं के नौरत्नों में से एक थे। सेकंड है, हर्ष इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, कहाँ पर बनाई थी? ऑप्शन है इसके पाटलिपुत्र, कन्नौज, वातापी, उज्जैन। सेकंड ऑप्शन सही है, कन्नौज में बनाई थी। इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है, पुलकेशिन सेकंड वाज किल्ड बाय। पुलकेशिन सेकंड किसके द्वारा मारा गया था, यानी पुलकेशिन सेकंड को किसने मारा था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और हर्ष। सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इस पर टिक लगाएंगे। बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक दिए हैं, उनको आपको फिल करना है। चैप्टर में ही से हम इनको वर्ड्स को चूज करेंगे जो हमने रीड किया है। चलिए फर्स्ट देखिए, द वर्शिपर ऑफ विष्णु वर कॉल्ड। जो भगवान विष्णु के जो पूजा करने वाले थे, उपासक थे, उनको उस टाइम क्या कहा जाता था? यहाँ पर फिल करेंगे आप, भागवत कहा जाता था। सेकंड है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड कैपिटल वॉज एट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी सेकंड कैपिटल कहाँ पर बनाई थी? उज्जैन। इसमें फिल करेंगे। थर्ड है, हुआन सेंग विजिटेड द कोर्ट ऑफ द रूलर।
हुआन सेंग जो थे वो कौन से रूलर के कोर्ट में आए थे, इसका यहाँ पर आप फिल करेंगे पुलकेशिन। फोर्थ है एन इंस्क्रिप्शन अबाउट पुलकेशिन सेकंड हैज बीन फाउंड एट, एक जो इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन सेकंड के बारे में वो कहाँ पर पाई गई है, हमें किस चीज से पता चलता है उसके बारे में, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे ए होल। पार्ट सी है टिक एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपका ट्रू है सही है उसके लिए ऐसा टिक लगाना है, और जो फॉल्स है गलत है उसके लिए क्रॉस लगाना है। यहाँ पर बॉक्स दिए हैं उनमें। फर्स्ट है हर्षवर्धन मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कन्नौज टू थानेसार, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को मूव किया था कन्नौज से थानेसार में, नहीं गलत है, इसके लिए क्रॉस लगाएंगे। सेकंड है पुलकेशिन डिफीटेड द पल्लव्स ट्वाइस, पुलकेशिन ने पल्लवों को 2 बार हराया था, सही है, टिक लगाएंगे। थर्ड है द पल्लव्स हैज देयर कैपिटल एट कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम में थी, सही है, इस पर भी टिक लगाएंगे। लास्ट फोर्थ है इसका प्रयाग इज एन एंशिएंट नेम ऑफ इलाहाबाद, कि इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो प्रयाग था, सही है, टिक लगाएंगे। इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो प्रयाग था। बी पार्ट है मेज द फॉलोइंग, अब यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए हैं, इनको आपको मैच करना है पढ़कर, मैंने इनके आगे नंबर लिखे हैं, देखिए। फर्स्ट है फाहियान, इसको मैच करेंगे आप सेकंड वाले से, यहाँ इसको लाइन खींचकर आपको इस तरीके से भी मिलाना है। चाइनीज पिलग्रिम, चीनी तीर्थयात्री था, सेकंड से मिलाएंगे, इसको मैच करेंगे। सेकंड है विष्णु एंड शिव, विष्णु और शिव क्या थे, गॉड्स यानी भगवान थे, फोर्थ से मैच करेंगे इसको लाइन खींचकर इस तरीके से। थर्ड है नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट कौन थे, इनको मैच करेंगे आप फिफ्थ के साथ में, इन्होंने डिफीट किया था पुलकेशिन सेकंड को हराया था। फोर्थ है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को मैच करेंगे किनके साथ, ये 6 से मैच करेंगे, इस कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन, इनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता था। और फिफ्थ है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड को मैच करेंगे आप फर्स्ट से, इनको और किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य। और लास्ट 6 है आपका पल्लवस, इसको मैच करेंगे आप थर्ड में, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, कांचीपुरम में थी। स्टूडेंट्स आपको इसका A, B, C और D पार्ट जो है वो बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है, फिल करना है। अब लास्ट पार्ट E पार्ट देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके दिए हैं, कितने हैं, 4 हैं, इन सभी के आपको आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन एनी 3 क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त, इसमें आपको क्या करना है, समुद्रगुप्त की जो 3 क्वालिटीज थी यानी खूबियाँ थी, उसकी जो विशेषताएं थी, मतलब उसके अंदर क्या क्या खासियत थी उसके बारे में बताना है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त वॉज ए वॉरियर, स्कॉलर, म्यूजिशियन, पोइट एंड अबव ऑल अ गुड रूलर। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्ष रीजन, हर्ष रीजन के बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है, आपको ऐसे 2 सोर्सेज, 2 स्रोत, 2 जरिए बताने हैं जिनसे हमें हर्ष के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर है इसका इंफॉर्मेशन अबाउट हर्ष रीजन इज अवेलेबल इन हर्ष बायोग्राफी हर्ष चरित रिटन बाय बाणभट्ट एंड इन हुआन सेंग राइटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड पल्लवास वांट टू कंट्रोल द रीजन रूल्ड बाय पुलकेशिन सेकंड, यानी पल्लव जो थे वो जिन राज्यों पर, जिन प्रदेशों पर पुलकेशिन सेकंड शासन करते थे, उन प्रदेशों को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, अपने अंडर करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। इसका आंसर है पल्लवास वांटेड टू कंट्रोल द रीजन रूल्ड बाय पुलकेशिन सेकंड बिकॉज द रीजन वाज फर्टाइल एंड हैड पोर्ट्स ऑन बोथ द वेस्ट कोस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। This promoted foreign trade with Persia, Arabia, the Red Sea ports and Southeast Asia. Question number 4 है why did rulers extend agriculture to wastelands? Why was this done? ये कह रहे हैं कि उस समय के कुछ शासकों ने जो खेती का विस्तार था, फैलाव था, उन्होंने वेस्टलैंड में यानी बंजर जमीनों तक कर दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था और किस तरीके से किया था? इसका आंसर है some rulers extended agriculture to wastelands to increase revenue. This was done by making grants of these lands.
स्टूडेंट्स अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स अब आपको इसका बुक वर्क जितना भी मैंने आपको बताया था वो आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर आप करेंगे वो अपनी नोटबुक में करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 11 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।